व्यवधान मैं माफी चाहूँगा। हमारी चौथी वक्ता डॉक्टर जोगिता दास मैडम आ चुकी हैं मंच पर उपस्थित, और शिक्षा के तमाम साथियों को, आमंत्रित लोगों को मेरा नमस्कार, सलाम। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं भी हिंदी क्षेत्र में ये पहला महाश्वेता देवी पर, उनकी जन्म शती पर होने वाला कार्यक्रम होगा। इसके लिए मैं काशी विश्वविद्यालय के जो आयोजकों को मैं इसको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आजकल पिछले दिनों 4 लोगों की जन्म शती हुई, पिछले दिनों थिएटर के लोगों का, लेकिन देखा गया कि उसमें काफी लोगों की अपनी अपनी मानसिकताएं, प्रतिबद्धताएं, राजनीतिकता, पूरा पॉलिटिक्स नजर आने के कारण आपको पूरे हिंदी क्षेत्र में, चाहे बहादुर सरकार का हो, इब्राहिम अलकाजी, चाहे और दूसरे लोगों का जो है, अभी तनवीर ऐसे लोगों के साथ हुआ। मुझे लगता है कि महाश्वेता देवी का पूरे देश में ऐसा स्वागत किया जाएगा, और उनके कहानियों पर, उनके उपन्यास पर, और या जो दूसरे भी और भी वो लेखन है, उस पर बहुत खुलकर बातचीत हो। मैं इस विषय पर, क्योंकि आपका जो स्वतंत्रता आजादी के बाद जो स्त्री रचनाकार विशेषकर है, उस पर ही बातचीत हो रही है। अभी आपने शांति जी से साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के जो 4 भाषाओं में लिखे जाने वालों पर आपने विशेषकर कविता में सुना। मैं आपको इसमें रंगमंच पर बात करूंगा, कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे अगर, तो क्या होगा कि किसी चीज पर विशेष ढंग से, स्थायी ढंग से नहीं हो पाएगी बातचीत, और बहुत सीमित समय भी है हमारे सामने। इसलिए मैं विशेषकर थिएटर पर बात करूंगा कि आखिर आजादी के बाद हमारे स्त्रियों के लिए कितना स्पेस है, इन्होंने कितना जगत घेरा है, क्योंकि आधी है, पूरी आबादी की जो आधी है, तो उनके जो नाटक के लेखन है, उन्होंने मंच पर कितना जगह घेर लिया, कितनी जगह घेर ली, इसको बहुत विश्लेषण करने की जरूरत है। अब विशेषकर मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे मैंने इस विषय के अनुसार मैंने कई थिएटर के लोगों से, नेशनल स्कूल ड्रामा या तमाम ऐसे लोगों से, या उनके टीचर से, या बहुत एकेडमिक लोगों से भी मैंने पूछा कि आजादी के बाद और आजादी के पहले मुझे थोड़ा सा कुछ नाम बताइए, इस पे कॉन्सेंट्रेट होकर लिखा जाए, मुझे भी आसानी हो जाए, मुझे इस पे लिखना है। आजादी के बाद, आजादी के पहले के अगर मैं पूछता था किसी से, तो वो हक्के बक्के हो जाते थे, इधर तो देखते नहीं। फिर मैं भी अपने आप से पूछता था कि आखिर संस्कृत नाटक में ये महिला स्त्री लेखन कितना है, एक लंबी परंपरा जिसकी हम लोग यशोगान करते हैं, तो ये कितनी स्त्रियां हैं, कालिदास, भवभूति, भास और भी शूद्रक, तमाम ऐसे नाटककारों के हम नाम लेते हैं। उनके नाटक एक शाश्वत नाटक के रूप में आज भी हमारे यहाँ खेले जाते हैं, लेकिन उसमें स्त्री नाटक का जो है वो कहाँ है? आजादी की बात तो करेंगे, क्यों आजादी के बाद इतनी आई और आजादी के पहले क्यों नहीं हुई? शेक्सपियर अगर हम उधर देखते हैं ग्रीक थिएटर में, तो ग्रीक थिएटर में आपको बहुत सारे लोग दिखाई देंगे, या पाश्चात्य में आप देखेंगे शेक्सपियर भी आएंगे, बर्टोल्ट ब्रेख्ट भी आएंगे, इब्सन भी आएंगे, मॉलियर भी आएंगे, बर्नार्ड शॉ भी आएंगे, लेकिन वहां तो बड़ा नाम उस तरह शेक्सपियर की तरह बड़ा नाम स्त्री नाटककार का क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल तो है, क्योंकि मंच इतना बड़ा मंच है, उस बड़े मंच पर कहां है स्त्री? कितने स्त्रियों पर कंसंट्रेट होकर नाटक लिखा गया है, और स्त्रियों ने लिखा है और कितना करती हैं? करने का मतलब है कि अभिनेता के रूप में, आप डिजाइनर के रूप में, आर्किटेक्चर के रूप में स्त्रियों के लिए कितना स्पेस है? अगर नहीं है तो इसकी वजह भी क्या होगी? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मैथोलॉजी में, तो हमारे यहाँ नाटक ही, जब इंद्र जब गए थे, देवता पूरा देवताओं को लेकर गए थे ब्रह्मा के पास, अगर मैथोलॉजी की हम बात करें, नाट्य शास्त्र को, तो वो गए और जाकर कहा कि आप प्रभु कोई ऐसा नाट्य शास्त्र लिख के दीजिए, क्योंकि हमारे देश के, हमारे जो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का एक बहुत बड़ी आबादी जो ना नाटक देख सकती है, नाटक सुन सकती है, ना शास्त्र सुन सकती है, नाटक छोड़िए, न शास्त्र सुन सकती है, न देख सकती है, न पढ़ सकती है। अर्थात शूद्रों के लिए जो एक बहुत बड़ी आबादी उनकी है, उसके लिए आप कोई ऐसा कोई शास्त्र लिखिए जो वो भी पढ़ सके। 4 वेद तो है, 4 वेद तो पढ़ नहीं सकते,
तो ब्रह्मा ने, जो नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने मन ही मन कहा कि हाँ उसमें स्त्री तो है, स्त्रियों के साथ भी तो वही है। तब उन्होंने कैसा लिखा है कि चारों शास्त्रों को मिलाकर उन्होंने नाट्य शास्त्र की परिकल्पना की, लिखा और कहा कि ये अब उनकी विरासत है, जो शूद्र भी करेंगे पालन और स्त्री भी पालन करेगी, स्त्री के नाटक पे करेगी। लेकिन वो है कहां स्त्रियां? जब पहले मंचन की जब बात आई, भरत मुनि अपने नाटक कर रहे हैं इंद्र महोत्सव पर, उस वक्त जो है तो इंद्र ध्वज का जो महोत्सव होता था, तो उसके लिए नाटक जब तैयारी का आयोजन करने लगे, देवताओं ने कहा कि हम लोग के पास उस तरह का एक चरित्र नहीं है कि हम लोग इसमें भूमिका कर सके, इसलिए हम लोग तो नहीं कर पाएंगे पुरुष पात्र में। तो भरत मुनि ने, उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्रों को या कहिए शिष्यों को, जो 100 शिष्य कहते हैं, उनको लेकर रोल किया, उनको ड्रामा की तैयारी की कि जो करना है नाटक। तो फिर सवाल है कि उसमें स्त्री क्यों नहीं है? इसमें कोई स्त्री, जब क्या उस वक्त स्त्री नहीं होती थी? क्या भरत मुनि तो कोई लड़की नहीं होगी, कोई शिष्या नहीं होगी? क्योंकि जब 4 वर्ण है तो जरूर स्त्री आपकी होगी, 4 चतुर्थ वर्ण। लेकिन आप देखेंगे वो 4 देवताओं ने एक अप्सराएं दी और अप्सराओं को देकर कहा कि इसी से महिलाओं की भूमिका आप कराएंगे। तो एक तरफ तो आप पूरा शास्त्र लिखते हैं स्त्रियों और शूद्रों के लिए, नाटक की बात हम कर रहे हैं विशेषकर, और दूसरी तरफ जो है आप उसे करने में नहीं दे रहे हैं, न नाटक लिख रहे हैं, न मंच पे करने दे रहे हैं। यहां तक कि लिखा गया है तो उसके श्लोक में कि जब इसमें वो शूद्र भी जब आएगा मंच पे, तो उसके अपने अंदर वो प्राणी का भाव प्रस्तुत करेगा, मंच के सामने नहीं आएगा, बड़ा स्पेस नहीं लेगा, वो किनारे किनारे चलेगा। वही सवाल स्त्रियों के लिए भी था। स्त्रियां जो बोलेंगी संस्कृत में नहीं बोलेगी, संस्कृत में शूद्र और दोनों के लिए प्राकृत वाली है। तो सवाल है कि आप इतना बंधन कर देंगे, ये नाट्य शास्त्र में भी है और इसके अलावा साथ में दर्जनों ऐसी कथाएं हैं और ऐसे श्लोक हैं जिसमें बराबर का हिस्सा उनको दिया ही नहीं जा रहा है। उनको बार बार कभी कहा जा रहा है कि आप पिछले जन्म में कोई आपने पाप किया होगा, इसलिए आप स्त्री बन गई, या आप बचपन में रहेंगी तो पिता के संरक्षण में रहेंगी और जवान होंगी तो पति के संरक्षण में रहेंगी, या स्त्री अगर क्या कहते हैं उनका चरित्र ठीक नहीं होता। तमाम ऐसे 1 दर्जन या मैं कहता हूँ सैकड़ों ऐसे श्लोक हैं। वो सारे श्लोक जो है कहीं न कहीं वो जाकर एक स्त्री को बांधता है, रोकता है लिखने से, इसलिए हमें कोई दूर तक दिखता भी नहीं। उस पर भी याज्ञवल्क्य, विष्णुगुप्त और तमाम लोगों ने जो स्त्री कलाकारों के बारे में जो लिखा है कि ये जो नटी जो होती है वो तो इतनी चरित्र की गिरी हुई होती है कि जैसे वो पुरुषों पर ऐसे टूटती हैं जैसे गुड़ पर मक्खियां। इनके चरित्र ठीक नहीं होते हैं, इनके हाथ का खाना नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। ये तमाम बंदिशें जो है उसमें आप देखेंगे थिएटर में आपको ये सब लिखा हुआ है। और यही वजह है कि स्त्रियों का लेखन आप लंबे समय तक न हम अपने देश में देखे संस्कृत नाटकों में, न हम विदेश में जहां पर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा लिबरल थे, लेकिन वहां पर फ्यूडलिज्म इतना ज्यादा था, उतना सामंतशाह था, औरतों की खरीद फरोख्त होती थी, तो स्त्री को वहां भी उभरने नहीं दिया गया, पहले के इतिहास में रहा। इसलिए वहां भी ऐसा कोई अपवाद छोड़ दिया अगर, तो हमें कोई ऐसा नाटककार, बड़ा नाटककार नहीं मिलता है। आप अगर देखें इधर, चाहे आप भारतेंदु काल के देख लें, चाहे आप जयशंकर प्रसाद के काल देख लें, बड़े बड़े नाटककार हैं हमारे सामने। भारतेंदु का बड़ा अच्छा नाटक है, पूरा उन्होंने पूरा पलट दिया, उन्होंने परिभाषाएं जो होनी चाहिए जनता के बीच में। लेकिन इसमें नाटककार, महिला नाटककार का स्वर नहीं उभर के आ रहा है, वो उभर के अंतिम दिनों में आ रहा है। अंतिम दिनों मतलब जब उसका एक उदाहरण हम कह सकते हैं, लखनऊ की डॉक्टर रशीद जहां, ये वही महिला डॉक्टर है और जल्दी मर गई, 46 साल में मर गई थी। वो एक तरफ वो मेडिकल एमबीबीएस की रही है, स्टूडेंट रही है, डॉक्टर थी, जो दूसरे तरफ प्रेमचंद की जो 1936 में जो लखनऊ में जो बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है प्रतिशील लेखक संघ का, उसमें बहुत एक्टिव भाग ले रही है
और तीसरी तरफ वो इफ्ता का जो अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था है तो वहां भी भाग लेती है और लगभग 1 दर्जन नाटक लिखती है। अंगारे, औरत, कांटों वाला, हिंदुस्तानी, ऐसे 1 दर्जन नाटक है और कई रेडियो स्टेशन के नाटक भी थे। दूसरी बात है कि आज उनके नाटक आपको बहुत कम मिलेंगे। धीरे धीरे इफ्ता के लोगों ने, प्रतिष्ठित लेखक संघ के लोगों ने धीरे धीरे उनको याद करना छोड़ दिया, अपनी विरासत को छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने औरत में जो सवाल उठाते हैं, उनका नाटक केवल नाटक के लिए नहीं है, वो अपने नाटक में जो उस वक्त का कंजर्वेटिव समाज है, धार्मिक रूप से कंजर्वेटिव समाज है, और वो किस तरह से बहुपत्नी को जो सपोर्ट करता है और सपोर्ट करने के बाद स्त्री को भोग के प्रति उनका रखता है। उन्हें महिलाएं जो है बहुत अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वो किस तरह से बच्चे पैदा करते करते उम्र से पहले वो क्या कहते हैं उनका खूबसूरती चली जाती है, और किस तरह से अवसाद में, तनाव में ये डॉक्टर रशीद जहां लगातार अपने नाटकों में ला रही हैं, और यहाँ तक कि लखनऊ में जब रेलवे की बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी उसमें वो शरीक होती हैं, और शरीक होने के बाद वो जेल में चली जाती हैं, और उसी जेल में जाने के कारण बहुत लंबी बीमारी में चली जाती हैं, और लंबी उसी का ट्रीटमेंट करने के दौरान वो मास्को में गुजर जाती हैं। ये वो हमें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें एक स्त्री लेखन का आजादी के पहले का एक पॉइंट में उन्हें समझ सकता हूं, जो आगे हमें वो आजादी के बाद में भी मरी है, वो 1953 में, उसके बाद का ही जो कह सकते हैं, जो उनके हाथ में दौड़ की एक रिले रेस का जो डंडा था, वो छोटा सा डंडा था, वो दौड़ते जा रही है, और वो दौड़ कर उन्होंने दूसरे को थमाया, तीसरे को थमाया, चौथे के थमाया, वही हम जाकर जहां वो दौर था लंबे समय 2 दशकों तक आप देखिएगा, आपको मोहन राकेश के नाटक मिलेंगे, धनवीर भारती के नाटक मिलेंगे, तमाम लोगों को बड़े बड़े नाटककार मिलेंगे, और बहुत उसे प्रतिष्ठित भी किया गया मुख्य धारा के द्वारा, लेकिन स्त्री संबंधी कोई जो है नाटक नहीं। अगर मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे आता भी है तो वो कहीं ना कहीं मोहन राकेश का उस स्त्री के प्रति जो है, आप स्त्री के प्रति वो अटैचमेंट नहीं है जो होना चाहिए। वो सावित्री को बार बार सावित्री को घुमा फिरा कर लाने की कोशिश किया रही है, और अंत में उसी को दोषी भी करार करने की कोशिश जाती है। आषाढ़ के दिन में वही सवाल उठता है कि वो कालिदास लौट कर जब आते हैं और वो फिर से एक्सेप्ट करने के मलिका बिल्कुल तैयार है, मलिका तो इंतजार में है और एक्सेप्ट भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जहां आवाज सुनते हैं कि बैकग्राउंड से एक बच्ची को लाकर लाती है, तो वो बच्ची को उनका ये मल्लिका का ये रूप स्वीकार, वही मल्लिका के पहले मल्लिका को ढूंढ रहे थे। सवाल है कि आप वहां जाकर सत्ता में सवार होकर, सत्ता में जाकर जब बहुत सारी महिलाओं के साथ आपका संबंध हो सकता है, शादियां कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं तरह तरह के उसमें भी जाते हैं, तो एक स्त्री के लिए जब स्त्री जो मल्लिका इतने वर्षों तक इंतजार की, वो सब अप्रोच नहीं दिखता है। ये दिखा संघर्ष, ये सारा जो चीज हम देख रहे हैं, ये 2 दशक के बाद, ये 70 का जो दशक है, ये 70 से लेकर 90 का दशक जो है, मैं इसे बहुत ही फर्टाइल हर ढंग से कहता हूं, जहां एक तरफ आपको यही दौर है कि आपको डॉक्टर कुसुम कुमार जो दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण, नीला, संस्कार को नमस्कार, सुनो से पाली, ऐसे 1 दर्जन नाटक उन्होंने लिखे हैं। दिल्ली ऊंचा सुनती में जो हमारा आजादी के बाद किस तरह से जो हमारा सपना था देश की आजादी का, कि हमारा देश ऐसा हो जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, लेकिन जब हम देखते हैं कि छोटी सी फरियाद के लिए जब वो दिल्ली चिट्ठी भेजता है और अपनी पेंशन के लिए, नौकरी के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है उसका नायक, तो वो तो किस तरह से उसे नाको चने चबाना पड़ता है, और उसकी बात दिल्ली तक सुनाई नहीं पड़ती है। इस बात को कहने के लिए जो 1974 के बाद एक पॉलिटिकल आंदोलन के तहत हमें दिखाई देता है, वो कुसुम कुमार बहुत पहले लिख देती है वहां पर। या त्रिपुरारी शर्मा के 1 दर्जन नाटक है, उनका पहला नाटक जो बहू या बहू अक्स पहली 2 नाटक राजकमल ने भी छापा है। बहू में जिन सवालों को लाती है बहू, पंजाब की पृष्ठभूमि पे लाते हुए कि किस तरह से पंजाब में जो एक पितृ सत्ता जो कहते हैं, तो पितृ सत्ता उसको जमीन को हड़पने के लिए 2 भाई हैं, जमीन की लड़ाई, उसके बैकग्राउंड में पति को मार देता है और उसकी पत्नी को चाहता है कि पत्नी कहीं दूसरी जगह ना जाए, उसको अपने कब्जे में करने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए उसके शरीर के साथ भी खेलता है, और जब बच्चे जब उससे होते हैं तो वो उसे अपने आप को खाली कर देता है।
नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है, दूसरी शादी कर लेता है, उससे जब बच्चे नहीं होते हैं तो उस पर 5 आरोप लगाकर फिर से इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है ताकि हमारी जमीन न चली जाए, वो दूसरे की जगह न चली जाए, और अंत में बहुत तमाम चीजों को ठुकराती है और कहती है नहीं लाना तुम्हें, और नहीं रहकर वो छोड़कर चली जाती है और वो मजदूरों किसानों के बीच में जाती है। वो पूरा मुझे लगता है कि त्रिपुरारी शर्मा का चाहे डॉल्स हाउस अगर देख लें ईस्टर्न का, तो डॉक्टर रशीद जहां का जो नाटक है, कुछ नाटक है या बहुत तो उसमें उनका पूरा ईस्टर्न का डॉल्स हाउस का प्रभाव हम कह सकते हैं कि नजर आ रहा है। लेकिन जहां डॉल्स हाउस में नोरा जो चली आती है घर छोड़कर, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है, वो घर को छोड़कर डिसीजन लेने का रहना नहीं है और छोड़कर चली जाती है, तब वो जो है। लेकिन यहाँ पर बहू जो है, बहू जब छोड़कर जाती है, अपना घर छोड़कर जाती है, तो वो जाती है कहाँ? मजदूरों के पास, किसानों के पास, उनके साथ वो मजदूरी करने लगती है, और वहां पर वो उन्हें लगता है कि यहीं पर हमें आगे जाना है, रहना है। तो हम देखते हैं कि इन सब सवालों को चाहे वो त्रिपुरारी शर्मा हो, चाहे मृणाल पांडे हो, चाहे आपको उषा किरण खान ने 2 ही नाटक लिखे, उगना और कथाएं गलो, और दूसरा फीरा को, जिस दलित नाटक की हम बात कर रहे हैं, पहले कवि हमारे हैं, उस कवि को केंद्रित करते हुए उन्होंने हीरा ढूंढना ऐसा नाटक। उसी के समानांतर ये 70 का दशक है। 70 के दशक में महाश्वेता देवी का कई उपन्यास हमारे सामने आते हैं। 1084 की मां का इसलिए उस पर बातचीत करने की जरूरत है। उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन डायरी में 1084, अर्थात वो 1084 के जो लाश है, व्रती की मां, और उस बहाने हमारे देश में केवल हम मां की संवेदनात्मक पक्ष नहीं, इसमें पॉलिटिकल जो उस वक्त जो है किसानों को विशेषकर पूरा नक्सलवादी आंदोलन में किस तरह से उस वक्त की जो सत्ता ने पूरा चारों तरफ घेर कर, और उसके जो उनके वाजिब जमीन चाहिए था, जिसकी फसल हो या क्या कहते हैं भूमि पर अधिकार मेरा हो, ऐसे जो सवाल को लेकर उभर के ये आंदोलन आया था, जिसकी छवि, जिसका पूरा रिफ्लेक्शन प्रेसिडेंसी कॉलेज या पूरे देश में बंगाल में देखते हैं, उसी की उपज है, उसी के बैकग्राउंड से निकला हुआ 1084 की मां है। हमें उस आंदोलन को कदापि नहीं भूलना चाहिए। और वो नाटक इतना पॉपुलर हुआ कि पूरे देश के लोगों ने नाटक बना के खेला है। मैं इनके 4-5 नाटक की चर्चा कर रहा हूँ जो इनके खेले गए हैं। कहाँ बंगला से बादल सरकार के नाटक तो बहुत आए हैं, लेकिन किसी की उपन्यास इन्होंने नाटक शायद नहीं लिखा है, लेकिन जो इनके उपन्यास पर लोगों की नजर पड़ रही है, और नजर केवल इसमें नहीं कि केवल उसमें मानवीय संवेदनाएं हैं, उसमें जिस तरह के मजदूर किसानों की लड़ाई, विशेष किसानों की लड़ाई, नक्सलवादी की जो आंदोलन, जो चाय बागान की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को जिस ढंग से उन्होंने उभारा, और उस उभारने के बाद वो आंदोलन आप देख रहे हैं कि पूरे देश में फैल जाता है। उनका दूसरा उपन्यास या उसके आगे के उपन्यास में जगदीश महतो को भी चर्चा करनी चाहिए। जगदीश महतो वही भोजपुर के मास्टर है जो गांव-गांव में पढ़ाते थे, आरा में पढ़ाते थे, और वो किसान के सशस्त्र क्रांति का आंदोलन थे, वो एक बहुत बड़े लीडर भी थे। वो उसपे जैसे झांसी की रानी वो नाटक, वो उपन्यास लिखा महाश्वेता देवी ने, उन्होंने उस मास्टर पर भी नजर थी जो बिहार के भोजपुर में पूरा एक हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने खास पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने उस तरह की कोई संसदीय कोई बुर्जुआ जो लड़ाई होती है, उस तरह की लड़ाई को कोई नायक नहीं बनाया था उन्होंने। इसलिए चाहे उसी की कड़ी में रुदाली हो, रुदाली मानवीय पक्ष का, लेकिन फ्यूडलिज्म पर जैसा कि सरकार जी ने बताया, बहुत अच्छे ढंग से एनालिसिस किया, या बायन भी बहुत जबरदस्त नाटक है जो नेशनल स्कूल ड्रामा वाला भी करते हैं। और सबसे जो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में बहुत मौजूद और बहुत प्रासंगिक है, वो है द्रौपदी को मैथोलॉजी को लेकर, जिस मैथोलॉजी को लेकर हमारा क्या कहते हैं, द्रौपदी को ढंग से इस्तेमाल करते हैं लोग, उस द्रौपदी को उन्होंने एक नए ढंग से इस्तेमाल किया। आप कह सकते हैं कि आप लगेगा कहीं कहीं की फूलन देवी तो नहीं है, जहां पूरा फूलन देवी को निवस्त्र करके वहां के ठाकुरों ने पानी भरवाया, और पानी भरवाने के बाद वो पूरे गांव में घुमाते हैं सब, एक अपमान करने के लिए
द्रौपदी जो है, द्रौपदी का सवाल, द्रौपदी कोई बाहर की नहीं है, ये वही बिहार झारखंड के आसपास के एक सशस्त्र क्रांति, जिसको अभी आप देख सकते हैं कि पूरे देश में निहत्थे आदिवासियों को मारा जा रहा है लगातार, हर 2-3 दिन पर मारा जा रहा है, और सत्ता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगले वर्ष तक तो हम इनका सफाया कर देंगे हमारे इस देश की भूमि से नक्सलवाद का। लेकिन उसके वोट में है क्या? वो वोट के उसमें वही है कि जमीन जो है जिसको उन्होंने दे रखा है, ऐसे बहुत से कॉर्पोरेट वालों को खाली नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट सत्ता के संयोजन से, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो आप छत्तीसगढ़ हो, वो खाली कराने का अभियान है, जिसके नाम पर वो निरपराध लोगों को मारे जा रहे हैं। उसका रिप्रेजेंट किया था द्रौपदी ने उस वक्त, जो हम सोनी शुरू में भी देखते हैं। सोनी शुरू को इसी तरह से निवस्त्र करके, हमारे जो पत्रकार थी, आदिवासी पत्रकार थी, उसको निवस्त्र करके, उसको जगह जगह उसके योनि में रोड़ी पत्थर भर दिए गए थे, जिसको जब एम्स में लाया गया था, वहां भी बहुत उपेक्षा का शिकार किया गया था। वो सोनी सूरी बताती थी कि मुझे किस तरह से ह्यूमिलेट करते थे सारे लोग, मुझे निवस्त्र करके घंटों डॉक्टर वहां देखते रहते थे, तो इससे इंस्ट्रक्शन था किसको डिमोरलाइज करना है। लेकिन आज वो उसी डिमोरलाइजेशन से लड़ते लड़ते सोनी सूरी अपने हाइट के पर खड़ी है। उसको, इस नाटक को, इस कहानी की चर्चा तो सब करते हैं, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताता रहा हूं कि ये नाटक का विषय भी बन सकता है। नाटक का विषय बनाया था आपको कन्हई लाल ने अपने डायरेक्शन में किया था, आज से 10-15 साल पहले। कन्हई लाल ने इस रोल के लिए अपनी पत्नी सावित्री बाई को अभिनय दिया था, और जब ये दिल्ली में जो मंचन हुआ, अब सावित्री बाई नहीं रही, गुजर गई। तो सावित्री बाई जो पुलिस कैंप में जिस तरह से उस वक्त के आर्मी के लोगों ने, सीआईएसएफ के लोगों ने जिस तरह से उसके साथ रेप किया, रेप करने के बाद वो टेंट से, जब अंतिम दृश्य जब टेंट से निकल रही है, और निकलने के बाद जो निवस्त्र है और जिस तरह से चेहरा उसका, उस चेहरे को देख कर पुलिस वाले भागने लगे, आर्मी के लोग भागने लगे, और वो बढ़ती जा रही है, ये लोग पीछे हटते जा रहे हैं। इसको इस कहानी की हिम्मत के साथ जो है, ये महासेठ कहानी को लेकर, या आजादी के बाद में मैं कह सकता हूँ कि नाटक का एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है, या महिला नाट्य लेखन या महिला अभिनय की सबसे हाई पर माना जा सकता है कि जब सावित्री बाई नेशनल स्कूल ड्रामा के अभिमंच में नाटक को करते करते सब लोग देख रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं कि त्रासदी दिखा रहे हैं, उसके साथ टॉर्चर दिखा रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, और अंत में सावित्री बाई पूरे मंच में, पूरे लाइट में निवस्त्र हो जाती है। पूरा देखने वाले लोग शॉक्ड हो जाते हैं। कहीं से उसके दृश्य में, जैसे आप उनकी फिल्म, शेखर कपूर की फिल्म में जब वो दृश्य हम देखते थे फूलन बाई का, वो लोग देख नहीं पाते थे, वो कहीं से उनके अंदर विकार नहीं आता था, एकदम अवाक थे। वही पूरा हॉल ऑडिटोरियम में दिल्ली के अभिजात संस्कार में, जो पूरा अभिजात कल्चर के लोग हैं, अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जब द्रौपदी निवस्त्र से खड़ा होती है सावित्री बाई, वो लोग एकदम सन्न रह जाते हैं, और नाटक यहाँ खत्म होता है। मुझे लगता है कि ये आजादी के बाद के स्त्री लेखन और उसके अभिनय, और उसके अभिनय का सबसे बड़ा हथियार के रूप में ये एक उदाहरण है।